हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की क्लासेस मिल जाती हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर द्वारा। सिलेबस आपका कवर होगा सारा, उसके नोट्स, आपको प्रैक्टिस मटेरियल सब मिलेगा और आपको डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिलता है। इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, जल्दी जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अब आप पूछेंगे है कितने का, तो 2 वर्जन्स में है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड वर्जन सारा ऑनलाइन रहता है, 4899 रुपीज़ का है और ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है ऑलरेडी। देन प्रो वर्जन है, इसमें सब ऑनलाइन तो रहेगा, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है। 8499 रुपीज़ इसका डिस्काउंटेड प्राइस है। चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। इंडियन नेवीज लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी बिल्ड बाय मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कमीशन इन विशाखापट्टनम। तो याद रखिए आईएनएस तारागिरी है, इसको बनाया है मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में और इनको कमीशन कहाँ किया गया है, इंडक्ट कहाँ किया गया है, नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। और जो ये है ना, ये 4th स्टेल्थ फ्रिगेड है आपके प्रोजेक्ट 17A के। प्रोजेक्ट 17A है जिसमें आपकी नई एक पूरी स्टेल्थ फ्रिगेड आपकी खड़ी की जा रही है और इनको बेसिकली नीलगिरी क्लास सबमरीन्स नाम दिया गया है। एंड देखिए अब इसको डिज़ाइन किसने किया है, डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, जो आपका इंडियन नेवी के अंतर्गत काम करता है। तो इंडियन नेवी की ना ऑलरेडी शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए अब ये एक तरह से बनाया जा रहा है। इसका टोटल वेट 6670 टन्स है। और देखो अब मैं तब से स्टेल्थ स्टेल्थ बोल रही हूँ। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये ना ईजिली इनको रेडार पकड़ नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है आपने कभी कोई मूवीज़ देखी हो ना रिलेटेड, जैसे डिफेंस रिलेटेड, तो आप सुनते होगे कि अरे रेडार कह रहा है कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन स्टेल्थ जब भी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी ना तो रेडार इतना इजीली उनको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उनमें ना ऐसी कोटिंग्स लगाई होती है कि रेडार की जो देखिए जो भी वो यूज़ करता है टेक्निक, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और प्रोपल्शन यानी कि ये चलेगी कैसे, कंबाइंड डीजल और गैस प्लांट इसमें लगाया जाएगा। और ये इंडिजीनियस है, मतलब इसमें 75% इंडिजीनियस कंटेंट मेक इन इंडिया लगा है। एंड ये जो है तारागिरी नाम आया आपका ना 1980 से 2013 हमारे, और एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट चलती थी जिसका नाम तारागिरी है, तो उसी से नाम ये लिया गया आईएनएस तारागिरी। चलिए नेक्स्ट है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज़ मैंडेटेड एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे इंड AS बोला जाता है, फॉर ऑल इंश्योरर्स स्टार्टिंग April 1, 2026। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। और देखो IRDAI आपके इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, जैसे RBI बैंकिंग का है ना, वैसे ही इंश्योरेंस का है। अब देखो ऑलरेडी जो थे ना आपके सारे इंश्योरेंस कंपनीज, वो आई गैप पे चलते थे, यानी इंडियन जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। अब उनको कहा गया आप इंड AS पे आओ। इंड AS है ना, वो एक तरह से IFRS के बराबर है। IFRS आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, अब वो इंडिया में भी है। इंडिया का बस उसका रूपांतरण एक तरह से इंड AS बोला जाता है। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं, मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके इंश्योरेंस पे अप्लाई होंगे। सबसे पहला है इंड AS 117, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें सारे चेंजेस हो जाएंगे कि कैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेता है तो कैसे इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है, कैसे लाइबिलिटीज़ अगर किसी की देनदारी है उसे कैलकुलेट करती है। देन इंड AS 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होता है। देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, हम जो भी पैसा देते हैं, प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस के लिए, वो ये नहीं होता अपने पास रख लेती हैं, वो आगे इसको इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, आगे फंड्स में। तो उसके लिए भी उसकी वैल्यूएशन आपने कैसे करनी है, मॉडल है, उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो देखो फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये मॉडल होते हैं। आपको डीप में ये मॉडल नहीं पता होने चाहिए, बस ये देखो कि क्या क्या कौन से इंपॉर्टेंट इंड AS है। देन की रिफॉर्म पिलर्स, अब देखो इन दोनों जो हमने स्टैंडर्ड्स देखा, इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्रॉफिट रिकॉग्निशन के, प्रॉफिट कैसे वो देखते हैं कि हाँ इतना मेरा प्रॉफिट है, और फिर PNL अकाउंट में शो करते हैं, आगे अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले क्या होता था, वो ना जैसे ही प्रीमियम किसी का आता था ना, वो उसको प्रॉफिट में ले लेते थे। लेकिन अब इंड AS 117 अप्लाई होने के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें होता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट में ना सारा प्रीमियम आपका अर्न नहीं होता है, कुछ अनअर्नड भी रहेगा। तो आप सारे प्रीमियम को ही प्रॉफिट मान के डे 1 में अपनी इनकम या प्रॉफिट में नहीं शो कर सकते।
आपको एक मार्जिन उसमें से हटाना पड़ेगा और आपको जो है धीरे धीरे पूरी इनकम को उसमें डालना है ओवर द लाइफ ऑफ द पॉलिसी। सो जैसे जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते जाओगे, जैसे जैसे पॉलिसी का देखो मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपको उस हिसाब से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं है कि पहले ही बारी में एक ही उसमें आपने पूरा इनकम अपना मान लिया, आपने कहा कि मेरे को तो जितना प्रीमियम आए वो प्रॉफिट है, नहीं, उसमें से और आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मार्जिन को हटाना ही होगा। देन नेक्स्ट है मार्केट लिंक्ड लाइबिलिटी वैल्यूएशन। तो ये बेसिकली आपके अप्लाई होगी टू के जो भी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हो, आपको वो करंट डिस्काउंट रेट्स यूज़ करने हैं, उसके लिए हिस्टोरिकल एजम्पशंस नहीं लगानी है। पहले क्या होता था, कोई भी जो लाइबिलिटीज़ होती है ना इंश्योरेंस कंपनीज़ की, उसकी वो कैलकुलेशन कैसे करते थे कि फ्यूचर में ये इवेंट अगर हो गया, कंटिंजेंट है ना उनकी लाइबिलिटीज़ के, किसी को प्रीमियम कब देना है, तो उसके लिए ना वो मेथड यूज़ करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो आपके हैं कि हिस्टोरिकल एजम्पशन के हाँ ठीक है, हमने देखा है कि मेरे पिछले साल या उनसे पिछले साल कितनी मेच्योरिटी होती है, तो उस हिसाब से वो प्रोविजनिंग एक तरह से कर लेते थे अपनी लाइबिलिटीज़ की। अब नहीं, आपको एजम्पशंस पे नहीं चलना, आपको करंट डिस्काउंट रेट्स पे ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली देखो वो जो आपके डिस्काउंट रेट्स हैं वो बेसिकली मार्केट रेट्स होते हैं। मार्केट तो हमें पता ही है ऊपर नीचे जाती रहती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मूव करेगी। सो उससे क्या है, वॉलेटिलिटी तो आ जाएगी उनकी बैलेंस शीट में क्योंकि लाइबिलिटीज़ फ्लक्चुएट करती रहेंगी, बट कम से कम एक रियल पिक्चर तो दिखेगी। क्योंकि देखो जब रियल पिक्चर अगर बैलेंस शीट नहीं शो कर रही है ना, आप हिस्टोरिकल वैल्यू पे चलाए जा रहे हो, मार्केट डूबी पड़ी है, ठीक है, तो फिर आपका पता ही नहीं, बिजनेस लग रहा है बिजनेस उठा हुआ है लेकिन सच्चाई तो किसी को नहीं पता। तो इसलिए ये सब देखिए स्टेप्स IRDAI ने लिए हैं। देन डिस्काउंटिंग एंड रिस्क एडजस्टमेंट, तो इसके साथ साथ जो भी जनरल इंश्योरर्स हैं उनको डिस्काउंटिंग जो आपके क्लेम्स हो सकते हैं, सो लाइक योर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो क्लेम्स देखो बहुत जिनका लॉन्ग वो होता है कि हाँ ठीक है चांसेस कम हो जाते हैं, लॉन्ग टेल क्लेम्स हैं, तो उनमें भी आपको डिस्काउंटिंग ही अप्लाई करनी है। और अपने नॉन फाइनेंशियल रिस्क के लिए भी, मतलब जिनमें चाहे पैसा भी नहीं देना है, उसके लिए भी आपके पास रिस्क एडजस्टमेंट मॉडल्स आपके पूरे प्रॉपर्ली होने चाहिए। ये नहीं है कि उनको आप बिल्कुल ही साइड में रख दो कि उनमें तो मेरा कोई रिस्क ही नहीं, रिस्क तो देखो अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप लोगों ने रिस्क पढ़े हुए हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस में, तो आपको पता होगा कितने तरह के रिस्क होते हैं किसी को भी, किसी कंपनी को। चलिए नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स। तो IRDAI ने देखो अब एकदम से इतना बिल्कुल मैं आए गैप से इंडिया इस पे कैसे चली जाऊंगी, तो उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर रहेगा उनका फाइनेंशियल ईयर 26-27 आपका रहेगा, उसमें 2 सेट ऑफ बुक्स बनानी है हर इंश्योरेंस कंपनी को, एक इंड AS के अकॉर्डिंग और एक IGAP के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ कोई है इंश्योरर जिनके बहुत ही ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट हैं, IT को पूरा चेंज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो उनको 1 एडिशनल ईयर मिल जाएगा ये सब के लिए, लेकिन बनानी उनको तब भी 2 सेट्स ऑफ बुक्स पड़ेंगी। देन इंडिपेंडेंट वैलिडेशन, तो जो अब पहला साल होगा उसमें देखिए जो भी इंड AS के थ्रू स्टेटमेंट्स बनेंगी वो IRDAIM पैनल ऑडिटर से भी वैलिडेट होनी चाहिए अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो देखिए हम ना, आपको लगता होगा इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, पर एग्ज़ाम्स ना अब बहुत डीप नॉलेज चाहते हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो ये मत समझो कि अब हम सिर्फ हेडलाइंस और थोड़े उससे चल जाएगा हमारा काम, नहीं, कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और स्पेसिफिकली RBI ग्रेड B के लिए तो होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT granted the status of an institution deemed to be university under distinct category by Ministry of Education। तो देखो यूनिवर्सिटी बना दी, NCERT की किताबें पढ़ते थे नहीं तो हम लोग है ना स्कूल में, और अब वो अलग से यूनिवर्सिटी है। सो डिस्टिंक्ट कैटेगरी है ना, तो डिस्टिंक्ट कैटेगरी में क्यों बनाया है, सो ये कैटेगरी बेसिकली उन इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है जहाँ पे ना अलग फील्ड्स में, मतलब वो यूनिक नॉलेज के फील्ड्स लाएंगे जो अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें कोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रही है। और NCERT अब देखो इसके अंदर क्या है, अपने कोर्सेज बना सकती है, एडमिशन क्राइटेरिया सेट करेगी, एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, है ना, इवन क्यों नहीं डिग्री ग्रांटिंग पावर भी मिल गई, अब NCERT द्वारा भी डिग्रीज दी जाएंगी, तो UG PG इवन PhD तक की डिग्रीज देंगे वो।
एंड इसमें क्या है आपके, देखिए जो उनका मेन हेडक्वार्टर है ना दिल्ली, वो तो है ही डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, इसके साथ साथ 6 उनके और यूनिट्स हैं, उसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी ही माना जाएगा। वो हैं आपके RIE अजमेर, RIE भोपाल, RIE भुवनेश्वर, RIE मैसूर, RIE शिलोंग एंड PSSCIVE भोपाल। तो एक तरह से हर रीजन का एक कवर हो गया है। चलिए अब न्यू मैंडेट्स क्या क्या हैं इनके लिए, NCERT के लिए। सो NCERT जो है उनको डिजिटल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को भी अब यूज़ करना है, उसी में वो सारे जो भी स्टूडेंट क्रेडिट्स हैं उसको स्टोर करेंगे या कहीं ट्रांसफ़र करने होंगे तो करेंगे। देन उन्हें PhD के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स भी लेकर आने नए नए इनोवेटिव फील्ड्स में, और स्पेसिफिकली जिनका एम एट टीचर एजुकेशन एंड पेडागॉगी हो। और अब NCERT को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी रैंक मिलेगा। अभी तक वो सारे कॉलेजेस और इन सबको रैंक करते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ को, और NAAC का भी सर्टिफिकेट लेना है, NBA का भी सर्टिफिकेट लेना है। और इसके साथ साथ NCERT ऑफ कैंपस और ऑफशोर सेंटर्स भी अब एस्टैब्लिश कर सकती है। अब देखो NCERT सिर्फ करिकुलम नहीं बना रही, किताबें नहीं छाप रही, अब डिग्रियाँ भी देगी। चलिए नेक्स्ट है मिन ऑन्ग लेंग, the military leader who led the 2021 coup, was officially elected as the president of Myanmar on April 3rd, 2026। तो अब आपकी न्यू पार्लियामेंट वहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, न्यू गवर्नमेंट, और जो पार्लियामेंट है ना म्यांमार की, उसका नाम है फ्यू दोंगसू लुत्तो। तो इसमें क्या है, आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे अभी 2025 के एंड में, और उसके बाद मिंग ऑन लेंग अब बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। तो पहले कैसे मिलिट्री रूल था अभी वहाँ पे बहुत टाइम से, अब उसके हट के अब सिविलियन गवर्नमेंट आपकी आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट है डेनिस मेंटूरोव, जो रशिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अभी देखिए इंडिया विजिट किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मिले, और हमारे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी से भी मिले, क्योंकि देखो अभी ना हमारा और रशिया का स्टेटस क्या है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का है, उसको हम और बेटर करना चाहते हैं। सो एनर्जी के सेक्टर में भी देखो अब रशिया है का तो बात तो होगी, वेस्ट एशिया का अब इतना क्राइसिस जब चल रहा है, तो ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाईज से भी देखो के ऊपर भी बात हुई। इसके साथ साथ डिफेंस में 5 एडिशनल इंडिया ने कहा है हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए आपसे, अब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। देन न्यूक्लियर के फील्ड में भी देखो कुंदाकोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जो इंडिया में, वो रशिया के साथ ही कॉपरेशन के साथ ही बना हुआ है, तो उसमें अब और साइट्स लाई जाएंगी, उस पर भी बातचीत हुई। चलिए ये क्लास आपकी आज इतनी ही थी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, RBI ग्रेड B, SBI PO, IBPS PO के लिए बेस्ट कोर्स बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। कोर्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, 2 वर्जन्स में है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड सारा ऑनलाइन रहेगा 4899 रुपीज़ का, प्रो आपका ऑनलाइन प्लस RBI ग्रेड B की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है 8499 इसका प्राइस रहेगा।